हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू जो हमारा यूपीएससी का होता है उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि हम लोग है ना जनरली प्रीधारणा बना लेते हैं। जब हम लोग देखते हैं थंबनेल पे बहुत सारा अजीब अजीब सा थंबनेल आता है, आपके भी आता होगा वीडियो में, जब यूट्यूब स्क्रॉल करते वक्त आता होगा कि इंटरव्यूअर ने ये सवाल पूछा, इसका ये जवाब है। मतलब आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं कि आप वो खोलिए और देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पर वो जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर दिखाते हैं वैसे क्वेश्चन में और रियल इंटरव्यू में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाइएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। पर देखिए, अब हम जब जाएंगे उससे पहले तो वो तैयार होना पड़ेगा, और तैयार होने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि रियल में पर्सनालिटी टेस्ट में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा क्या जाता है। और ये इस सवाल का आंसर ना आपको यूपीएससी खुद ही देती है। यूपीएससी खुद कैसे देती है? यूपीएससी जब अपना एग्जाम का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है तो वो ना अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ना एक नोटिस रिलीज करती है। 156 पेजेस का जनरली वो नोटिस होता है। उसमें से ना आप पूरा मत पढ़िए, हम आपके लिए खुद आपका काम आसान करने के लिए आपके लिए ना हाईलाइट करके बता दिए हैं कि वो खुद बताएगी कि पर्सनालिटी टेस्ट में यूपीएससी आपसे क्या पूछेगी। ठीक, ये मेरा कोई अपना लाइन नहीं, यूपीएससी खुद लिखी है, आप खुद पढ़िए। और जनरली हम लोग सब कुछ तो पूछ लेते हैं, सबसे पूछ लेते हैं, पर यूपीएससी से पूछना भूल जाते हैं। और ये जो नोटिस रहता है ना, ये पढ़ना भूल जाते हैं। ये आपका थ्रू आउट आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेगा। आप पढ़ के देखिए, हम आपको आपके समझाते हैं। ठीक, कैंडिडेट से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एक जनरल इंटरेस्ट आपका मापा जाएगा कि आपका जनरल इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, उसी आपका जब डैफ पढ़े जाएंगे, आपका डैफ होगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, आप अपना उसमें बता दीजिए आपका हॉबी क्या है, और उसी के ही इनकी तरफ से क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वो पूछने का उनका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उनका क्वेश्चन पूछने का, कि आपका जो पर्सनैलिटी है क्या सूटेबल है वो करियर के लिए। जो करियर है, जो आप आईएएस बनने वाले हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने जा रहे हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेट करने का वो क्वालिटी है आपके अंदर। हो सकता है आपका जो रिजल्ट देख के, आपका एकेडमिक नॉलेज देख के लग रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, थ्रू आउट आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, पर आपके अंदर ना सेवा का भाव नहीं है। आपके अंदर ये देखिए, पब्लिक सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा, है ना। आपके अंदर वो सेवा का भाव नहीं, आप एरोगेंट है, आपके अंदर ना कंपैशन नहीं है। लोग बस आपको है ना कैसे भी करके वो सर्विस चाहिए, और गाड़ी बंगला जो है ना मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए। वो जब देख लेंगे ना, तो आप कितने भी इंटेलिजेंट रहे आपको वो नंबर नहीं देंगे। ये फाइनल है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, आपका जो पर्सनैलिटी है वो सर्विस के लिए सूटेबल है कि नहीं। समझे भाई? ये बोर्ड ऑफ कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड ऑब्जर्वर, वो अनबायस्ड ऑब्जर्वर होते हैं। वो बायस्ड होकर आपको नहीं देखते, ना ही कि आपका खूबसूरती नहीं देखेंगे, ना ही आपका नाम देखेंगे, ना ही आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो देखेंगे। आप उस चीज़ के लिए अगर सूटेबल है तो वो आपको नंबर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे नंबर। ठीक है, उनका इंटेंशन क्या रहता है? आपको जज आपके मेंटल कैलिबर को टेस्ट करना। मेंटल कैलिबर का क्या मतलब होता है? मेंटल कैलिबर का मतलब होता है कि आपसे अगर इंस्टेंटली अगर उस एक मोमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो क्या आप उसको आंसर कर पाते हैं? क्या आपके अंदर सोचने का शक्ति है? क्यों ऐसे ये सवाल पूछा जा रहा है आपका? क्योंकि आप जब सर्विस में घुसिएगा ना, तो जरूरी नहीं कि आपको वही काम दिया जाएगा जो पहले से निश्चित हो। बहुत ऐसा बार होता है, ऐसा काम आ जाता है कि आपके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट होगा ना, आपको डिस्ट्रिक्ट संभालना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपका इमरजेंसी कंडीशन आ जाएगा, तो आपको उस टाइम पे डिसीजन लेना पड़ेगा जिसके लिए आप रेडी नहीं है। तो उस तरह का मेंटल कैलिबर का आपका टेस्ट होता है। वो इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे, पर ना वो एक कंडीशन रख देंगे आपके सामने, उस कंडीशन के थ्रू पूछेंगे कि आप क्या कीजिएगा। और बस ज़्यादा ना अगर आप बनिएगा ना थोड़ा कि हम थोड़ा अच्छे बने, तो फंस जाइएगा, क्योंकि आपके एज से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, द बोर्ड टर्म्स, देखिए उनका जो असेसमेंट रहता है वो खाली आपको इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ नहीं देखते। देखिए, आपको थोड़ी देर पहले भी बोले ना कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, वो ही बस नहीं देखेंगे। अब अगर आप करियर के लिए फिट नहीं है, आप कंपैशनेट नहीं है, आपके अंदर हेल्पिंग हैंड वाला नेचर नहीं है, तो आपको वो नहीं नंबर देंगे। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ को ही नहीं चेक करते हैं, पर आपके अंदर सोशल ट्रेट है कि नहीं, सामाजिक जो नेचर होता है ना वो चीज़ है कि नहीं, आप समाज में रहने वाला जो क्वालिटी होता है ना वो है कि नहीं, आप करंट अफेयर्स जो आसपास जो घटना घट रहा है आप उसमें इंटरेस्ट आप रखते हैं कि नहीं। बोलते ना बहुत लोग कि समाज से कट जाइए, आप रूम में बंद करके पढ़िए। नहीं, अगर आप कैसे पढ़िएगा? देखिए, यहाँ पे खुद बताया है कि पर्सनालिटी टेस्ट में आपके अंदर सोशल ट्रेट होना चाहिए। समाज से कट के आप सामाजिक कैसे बनिएगा, है ना। क्वालिटीज टू बी जज्ड और मेंटल अलर्टनेस, आपकी मेंटल अलर्टनेस का भी चेक होता है कि आप मेंटली अलर्ट। वो लोग कभी कभी एब्सेंट माइंड से लगते हैं, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और ही होता है। ऐसा नहीं चाहिए। मेंटल अलर्टनेस आपके अंदर है कि नहीं, आपके अंदर क्रिटिकल पावर है कि नहीं। क्रिटिकल पावर बोलने का मतलब क्या है? जब आप कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है, तो आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, या फिर जो बोला उस पर
दोनों हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे को हम एक किसी का वीडियो देखें, ध्रुव राठी सर का वीडियो देखें या किसी का भी वीडियो देखें और वो एक जन के बारे में ना कुछ अजीब सा बुरे ही नेगेटिव वे में बोल दिए, अब हम वो देखें और अपना माइंडसेट वैसा बना लिए। तो ये इस ऐसे बंदे को ना क्रिटिकली एनालिटिकल नहीं बोलते हैं, कि आप पूरा क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते। आप वो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला आप उसमें लूप होल्स भी निकाली कि नहीं ये जो बोला है ना गलत बोला है, अकॉर्डिंग टू ये चीज़ सही है पर कुछ चीज़ गलत भी है। तो आप क्रिटिकली आप उसको असिमिलेट करते हैं कि नहीं। आपका जो बोलने का जो तरीका है, आप कोई चीज़ एक्सप्रेस जब करते हैं वो क्लियर और लॉजिकल होता है कि नहीं। इलॉजिकल बात तो आप नहीं करते, आप कहीं सुपरस्टिशन पे तो बिलीव नहीं करते, आपके अंदर वो लॉजिकल कंसेप्ट है ना कि हाँ ये नहीं कि मान लीजिए कोई लड़की आती है आपके सामने और वो रो रही है, ठीक है, वो रो रही है और वो रो रही है आपके सामने और बोलती है कि मेरे साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट हुआ है, ठीक है, और आप उसका हालत देखते हैं और आप और एक फीमेल है, हम भी एक लड़की हैं और मेरे साथ भी एक बार ऐसा घटना घटा है और हम एकदम से सोचे और उसका बात सुने और उस लड़के को फट से जेल में डाल दिए। हम कुछ भी नहीं पूछे, कोई तथ्य नहीं लिए, कोई प्रूफ नहीं लिए और डाल दी, क्योंकि हम इमोशनल हो गए उसका बात सुन के। पर ये इसको नहीं बोलते, आप लॉजिकल नहीं हुए। हो सकता है ना वो लड़की उस लड़के को फंसा रही हो, हम प्रूफ देखेंगे ना। हम ये नहीं बोल रहे कि आप एकदम से मत कीजिए, पर हाँ थोड़ा सा सुनिए, मतलब एकदम से अनबैस्ड भावनाओं में बह के कोई मत लीजिए डिसीजन। जजमेंट में आपका बैलेंस होना चाहिए। आप है ना ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दीजिए कि नहीं हम होते तो एकदम ऐसा कर लेते, मतलब थोड़ा ना स्टेटमेंट आपको ना तो बैलेंस वे में होना चाहिए। बैलेंस होने का मतलब है जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको क्या लगता है अगर हमारा आज़ादी का जो क्रेडिट है वो किसको जाना चाहिए, वो गांधी जी को जाना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस को जाना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा सोच के देखिए और आंसर कीजिए। बैलेंस जजमेंट अगर आंसर अगर बोला जाए ना तो आप क्या बोल सकते हैं, मतलब हम होते तो यही बोलते हैं, आई डोंट नो क्या हो उसका आंसर वो क्या निकालते हैं, बट हम होते तो जरूर यही बोलते कि अगर किसी एक को भी, अगर गांधी जी हो चाहे सुभाष चंद्र बोस, अगर हम ये जो क्रेडिट है अगर हम एक जन को ही बोलेंगे ना तो ये सारे फ्रीडम फाइटर्स का ना के साथ ना अन्याय होगा और इस किसी एक को पूरी तरह से कंप्लीटली बोलना गलत है। पर हाँ ना, पर ये कहा जा सकता है कि किन्हीं का ज़्यादा और किन्हीं का थोड़ा कम योगदान रहा है हमारे आज़ादी में, पर आज़ादी में किसी एक को क्रेडिट पूरी तरह से देना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका बैलेंस जजमेंट। आप किसी एक को पूरा एक्सट्रीम नहीं जा रहा, आपका जो जजमेंट है एक तरह से पूरा झुका हुआ नहीं है, थोड़ा बैलेंस किया हुआ है। वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए ना, थोड़ा जो इंटरेस्ट होना चाहिए थोड़ा वैरायटी फील्ड में होगा, एक जगह में एक ही साइड में नहीं है, क्योंकि आप सोसाइटी में तो एक ही तरह के लोग होंगे नहीं, वैराइटीज ऑफ चीज़ होगा, अलग अलग तरह के लोग होंगे, अलग अलग तरह का रिलीजन होगा, अलग अलग तरह का कल्चर होगा, अलग अलग तरह का हर दिन कंडीशन भी आपको झेलना पड़ेगा, नया नया मुद्दा आएगा, आपको हर तरह का चीज़ झेलना होगा। तो वैरायटी होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट वैरायटी चीज़ में होना चाहिए और डेप्थ भी होना चाहिए, आपकी नॉलेज में डेप्थ होना चाहिए। आप गहराई से कोई बात समझते हैं, ऊपर ऊपर नहीं उड़ते हैं। कुछ बच्चे लोग होते हैं ना 2-4 वीडियो देखते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बस। यूट्यूब तो आजकल जो बच्चे को किया है ना, तो वैसे खैर आप लोग तो एस्पिरेंट है तो आप तो बिल्कुल ना होंगे ऐसे, पर फिर भी कभी कभी हो जाता है, हम लोग बुक्स के बारे में पढ़ते हैं तो नहीं, बुक्स के ऊपर ही बिलीव करने लग जाते हैं। एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप, आपके अंदर वो सोशल कोहेशन का एबिलिटी होना चाहिए, लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होने चाहिए, मोरल इंटीग्रिटी होना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके अंदर इंटीग्रिटी होना चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, आपके अंदर नैतिकता होना चाहिए। अगर आप और नैतिकता का टेस्ट कैसे बोल सकते हैं, मान लीजिए आप जो आंसर आपको नहीं पता है आप ईमानदारी से बोलते हैं हाँ नहीं पता। अगर आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आप डीएम हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में दंगा हो गया है और आपकी फैमिली भी आपके साथ है, तो आप सबसे पहले किसको बचाने जाइएगा, अपने फैमिली को या दंगा जहाँ पे राइट हुआ है वहाँ उसको बचाने जाइएगा। तो सुंदर आंसर क्या होगा, लगेगा कि नहीं सर हम तो अपने फैमिली को नहीं, सबसे पहले हम देश के लिए हैं तो हम देश के लिए सर्व तो देश को बचाने जाएंगे। पर मैं सच बताया ना, हम अपना आंसर ये नहीं देने वाले हैं और ये गलत ही है, हम नहीं कर सकते, ये गलत होगा। हम बोलेंगे ना ये चीज़ तो मेरे लिए इंटीग्रिटी मेरा गलत साउंड करेगा, मतलब हम सही ऐसा नहीं करने वाले। हम मेरा आंसर यही होगा, अब दूसरे जो सेलेक्ट करे ना करे, जो सच है वो सच है। हम सबसे पहले अपने फैमिली को ही सिक्योर करेंगे, क्योंकि जब मेरा फैमिली सिक्योर हो जाएगा ना तो ही हम पूरी तरह से फोकस होकर ना सर्विस में जा पाएंगे। कैसे भी करके हम सबसे पहले उनको सिक्योर करेंगे और उसके बाद हम फिर जहाँ राइट लगा है वहाँ जाएंगे। क्योंकि अगर मेरा फैमिली सिक्योर नहीं रहेगा ना तो हम राइट में जाके भी, जहाँ दंगा हो रहा है ना वहाँ पर रह के भी मेरा दिमाग वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंसान हैं। हम IAS होने से पहले हम एक किसी की बीवी है, किसी के बच्चे हैं, किसी की माँ है ना, तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान वहाँ होगा, क्योंकि इंसान है, हम इंसान है ना। तो वो चीज़ को पहले एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करके आंसर एकदम इंटीग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ दीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं
कि जो टेक्निक है ना इंटरव्यू का, पर्सनालिटी टेस्ट का, वो आपको क्रॉस एग्जामिन ही नहीं करते हैं, स्ट्रिक्ट भी नहीं रहते हैं कि हाँ कैसे भी करके इसका बाहर बात को क्रॉस करना है, ऐसा कुछ नहीं रहता, बहुत नेचुरल रहते हैं। कुछ पर्पस क्वेश्चन कन्वर्सेशन करते हैं, पर उनका जो कन्वर्सेशन होता है आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, कुछ भी क्वेश्चन जनरली पूछेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ आंसर आपसे आपके अंदर की क्वालिटी को जानना चाहते हैं। जैसे एक हम सुने थे, एक सर हैं आईएएस ऑफिसर हैं, वो बताते हैं अपने इंटरव्यू के समय उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो बहुत काम करवाते हैं, पहले काम फील कराते हैं कि कोई टेंशन मत लीजिए, आप आराम से आप आंसर दीजिए। उनसे पूछा गया था कि आपको एक बांसुरी दिया जाता है और आपके सामने 3 लोग हैं, उसमें से आप बांसुरी किसको दीजिएगा? एक वो है जो बांसुरी बनाए हैं, दूसरे वो है जिनको बांसुरी बजाना आता है, और तीसरे वो है जो कभी बांसुरी नहीं बजाए हैं पर वो बांसुरी बजाना चाहते हैं। आप किसको आंसर दीजिएगा? आप बताइए, पॉज कीजिए वीडियो और सोचिए आंसर किसको दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का ना कोई सही आंसर नहीं है, ठीक है, पर जो भी आपका आंसर होगा ना, उस आंसर में ना आपका पर्सनैलिटी झलक जाएगा। अगर आप उसको देना चाहते हैं आंसर, जिसको बांसुरी देना चाहते हैं जो बनाए हैं, इसका मतलब आप ना मेरिट बेस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिसका जो बनाया है, जिसका हक है, उस पर आप बिलीव करते हैं। मेरिट के अनुसार आप कभी जॉब दीजिएगा तो जो हकदार है उसी को दीजिएगा। अगर आप उसको देना चाहते हैं जो कभी ना बजाया है, आप इंक्लूसिविटी पे मतलब बिलीव रखते हैं कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, समझे? और तो मतलब मिला जुला के हम बोलना ये चाहते हैं कि आपसे कोई सही आंसर गलत आंसर नहीं, वो कहीं ना पर्पस से आपसे कुछ कन्वर्सेशन करेंगे जिसके थ्रू आपके अंदर का ना कैरेक्टर बाहर आ सके कि आप रियल में कैसे हैं, ठीक है, आपकी मेंटल क्वालिटी को चेक किया जा सके। तो पर्सनालिटी टेस्ट इज नॉट इंटेंडेड टू टेस्ट ईदर ऑफ द स्पेशलाइज्ड और जनरल नॉलेज। आपकी जनरल नॉलेज का या फिर स्पेशल नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आपका रिटन पेपर हो चुका है, प्रीलिम्स दे के आए हैं, आप मेंस दे के आए हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज तो ठीक ठाक होगा ही। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, आपसे कोई 10 क्वेश्चन भी अगर वहाँ पे पूछते हैं और आप उसमें आप 8 क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाते हैं ना, तो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in the special subject of academic study। देखिए, पर इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है एटलीस्ट इतना कि उनका जो इंटरेस्ट है थोड़ा इंटेलिजेंट इंटरेस्ट होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट के में से पढ़े हैं उसमें उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादा चांसेस होता है कि आपके ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसे इसलिए ना थोड़ा सा अपना ऑप्शनल या रेडी करके रखिए, या फिर आप जिस सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हुए हैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा रेडी रखिए, क्योंकि लाजमी सा बात है कि आप जिस चीज़ में पढ़े हैं आप उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और उसके बाद आपके आसपास जो घटना घट रहा है उसके बारे में भी, स्टेट के बारे में, कंट्री के बारे में, मॉडर्न करेंट थॉट्स होना चाहिए, आप न्यू डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं कि नहीं। ये सब क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आप कितने क्यूरियस हैं। आप आसपास के लोगों के बारे में, आसपास जो घटना घटता है आप उसको इग्नोर तो नहीं कर देते हैं कि हाँ ये हुआ तो ध्यान नहीं। छोटा से छोटा चीज़ अगर आसपास हो रहा है, अगर वो घटना अगर समाज में इम्पैक्ट डालता है तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब यहीं पे हमारा ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेंस के रिगार्डिंग यूपीएससी क्या चाहती है, यूपीएससी अपने नोटिस में क्या लिखी हुई है। थैंक यू।